चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ रहे थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। हेडिंग लगाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। प्रीवियस क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, सेल या ऑर्बिट जो कहिए, कक्षा। तो हम लोग बोले थे क्या कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, या सेल कहते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण मतलब मान लिया जाए सोडियम परमाणु है, तो सोडियम परमाणु में कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी जानकारी हम लोग आज के क्लास में करेंगे। मतलब आप यूं कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सेल। सेल के आधार पर, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ये भी टॉपिक आप दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, है ना? विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। हेडिंग लगाइए आप लोग, वितरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, distribution of electrons in different है ना सेल, या ऑर्बिट कह सकते हैं, डिफरेंट सेल या ऑर्बिट, डिफरेंट सेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, या इस टॉपिक का नाम ये भी हो सकता है कि सेल के आधार पर, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है? अब देखिए, विभिन्न कक्षाओं में, किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो किया गया है वो बोर बोरी योजना के अनुसार किया गया। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये, है ना, योजना का नाम रखा गया। क्या? बोर बोरी योजना, है ना। तो देखिए क्या है, कहता है क्या, किसी भी परमाणु, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों, किसी परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में, ये भी लिख सकते हैं, किसी भी परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में, किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, ये सेंटेंस जरा अच्छा लगेगा। किसी भी परमाणु के, है ना, विभिन्न कक्षाओं में, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बोर बोरी योजना, ये नाम है, बोर बोरी योजना। योजना मतलब स्कीम हो गया, योजना के अनुसार, बोर बोरी योजना के अनुसार किए गए हैं, किए गए हैं। इसके अनुसार, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, पहला पॉइंट, इसमें 3 गो पॉइंट मैं लिखाऊंगा। पहला पॉइंट कहता है क्या कि, पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या कितना होगी? 2n², है ना।
किसी भी कक्षा में, इसके अनुसार किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा में पहला हम लोग यही लिख सकते हैं कि परमाणु के किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में घूमने वाले, परमाणु के किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2n स्क्वायर होगी। क्या होगी? 2n स्क्वायर होगी, जहां n जो है, n बराबर कक्षा की संख्या, n बराबर क्या बाबू? कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। पहला देखिए यही लिखे, परमाणु के किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या क्या होगी? 2n स्क्वायर। देखिए अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं n बराबर 1 लूं, n बराबर 1 को हम लोग प्रथम ऊर्जा स्तर भी बोलेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम ऊर्जा स्तर, फर्स्ट एनर्जी लेवल, n बराबर 1। इसी को हम लोग बोलेंगे कौन सा सेल? के सेल। अब कहेगा के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? तो हम लोग पढ़े 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 2 × 1 कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? तो अगर n बराबर मैं 2 करूं, इसको बोलेंगे द्वितीय ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर। इसमें अगर इसको L सेल से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे? L सेल। इसमें कितना घूमेगा? 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? n बराबर अगर हम लोग 3 करें, इसको बोलते हैं तृतीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, थर्ड एनर्जी लेवल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्ड एनर्जी लेवल। के एल कौन सा सेल? एम सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम घूम सकता है? तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 कितना? 18। एकदम इस बात को एकदम ध्यान देना। पहला बोरबड़ी योजना का पहला पॉइंट यही है, ठीक ना? पहला पॉइंट यही है। n बराबर उसी प्रकार से अगर 4 होगा, इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर। इसमें KLM n सेल हो गया, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन n सेल हो गया, इसमें मैक्सिमम 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब 2 × कितना? 16, कितना इलेक्ट्रॉन? 32। उसी प्रकार से और भी हम लोग कह सकते हैं n बराबर 5 हो गया, पंचम ऊर्जा स्तर, फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फिफ्थ एनर्जी लेवल। KLMN कौन सा सेल? O सेल। तो O सेल में कितना? 2 × 5 का स्क्वायर कितना? 2 × 25 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन। और भी उसी प्रकार से अगर n बराबर 6 होगा, इसको बोल देंगे छठी ऊर्जा स्तर, 6 एनर्जी लेवल, छठी ऊर्जा स्तर, है ना? तो KLMN कौन सा सेल? P सेल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 6 का स्क्वायर, मतलब 2 × 36 कितना? 72। तो बोरबड़ी योजना का पहला पॉइंट यही है कि परमाणु के किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या क्या होगी? 2n स्क्वायर। महत्तम संख्या क्या होगी? 2n स्क्वायर। इसी पर ध्यान देना, जहां n क्या है? कक्षा की संख्या। तो n बराबर फर्स्ट में, जिसको हम लोग के सेल से डिनोट किए थे, कोई पूछेगा कि के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। L में कितना? 8। n में कितना? m में कितना? 18। n सेल में कितना? 32। O में कितना? 50। रट्टा नहीं मारना, बस रट्टा करना है 2n स्क्वायर। क्या रट्टा करना है? 2n स्क्वायर। जैसे देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा ध्यान से, मान लिया जाए हम कार्बन की बात करें, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है? 6 होती है भाई। कार्बन की अगर परमाणु संख्या 6 है तो न्यूट्रल अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। जितना परमाणु संख्या होगा तो न्यूट्रल अवस्था में उसके इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? बराबर 6 को इलेक्ट्रॉन, 6 को क्या? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होगा। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितना है? 2। दूसरे की कैपेसिटी कितना है? 8। लेकिन बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो वो किस में जाएगा? सेकेंड सेल में, 2/4। समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? जैसे मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे सोडियम कितना हो गया? 11। परमाणु संख्या 11 है, इसीलिए हम बोले थे कि एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग याद किए कि नहीं किए? कर लिए ना। सोडियम 11 है, तो न्यूट्रल अवस्था में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन ना, न्यूट्रल अवस्था में मैं बोल रहा हूं, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला सेल की कैपेसिटी है कितना इलेक्ट्रॉन का? 2। दूसरा का कितना? 8। और तीसरा कितना? तो जो बचेगा वही ना। और मैं बोला था, देखिए अफवाह प्रिंसिपल यही करता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम उसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा। तो मैं आपको बताया था कि के सेल की एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा एल का, एल से ज्यादा एम का, एम से ज्यादा एन का, एन से ज्यादा ओ का, ओ से ज्यादा पी का। जो सेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी हाई होगी। तो अफवाह प्रिंसिपल मेरा यही कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम उसको इलेक्ट्रॉन पहले मिलेगा। ये तो मैं कल भी इस चीजों को बात किया था। घर में अगर सबसे छोटा जो है कोई चीज आएगा तो पहले छोटे आदमी को मिलता है। क्यों भाई? उसकी एनर्जी कम है ना। अब भाई बच्चे बड़ बुजुर्ग देखते कहता है बचेगा तो हम खा लेंगे। ये बात ध्यान देना थोड़ा सा। और इसको हम आगे की ओर करते हैं। जैसे मान लिया क्लोरीन की किए, क्लोरीन कितना हो गया? 17। ये 2, 8 और कितना? 7, है ना। 2, 8 कितना? 7। लेकिन थोड़ा सा और मैं चलता हूं। क्लोरीन के बाद हम लोग कर दिए कैल्शियम। कैल्शियम कितना हो गया? 20। ध्यान देगा थोड़ा सा, यहीं पर समझना थोड़ा सा, अगला पॉइंट आएगा। कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 होगा तो हो जाएगा ये कितना? 2, 8 और आप कहिएगा 10 हो जाएगा, होगा ना। ये गलत हो जाएगा। कहिए क्यों? कहिए क्यों? समझिए। अब यहां पर मैं यहां लिखा फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2। सेकेंड सेल में कितना? 4। तो इसका वैलेंस सेल कौन सेल हुआ? सेकेंड सेल। अरे आउटर मोस्ट सेल सबसे बाह्यतम कक्षा कौन हुआ? दूसरी कक्षा। ये तो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना जी। सबसे बाह्यतम कक्षा कौन हुआ? दूसरी कक्षा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बाह्यतम कक्षा कौन हुआ? दूसरी कक्षा। यहाँ पर पहला कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना? 8, तीसरा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो रूल कहता है यहां पर क्या हो गया कि ये सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गलत हो गया। अब कहिएगा क्यों गलत हो गया सर? ठीक तो किया, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। सेकेंड सेल में कितना? 8। और थर्ड की कैपेसिटी आपने बताया कितना? 18। ये तो 10 है। थर्ड सेल में हम 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकते? तो कहता है क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर ये जो 10 रख दिए, ये परमाणु की क्या हो गई? तीसरी कक्षा, बाह्यतम कक्षा हो गई। अरे बाह्यतम कक्षा हो गई, सबसे बाहरी कक्षा हो गई। तो कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना। ऐसा नहीं है, चौथी कक्षा में भी अगर बाह्यतम कक्षा अगर है तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तब कहिएगा सर तो तीसरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब चौथी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो? उपस्थित हो। इसीलिए आप सबसेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आता 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और उसके बाद 4s आ जाता है। 3d नहीं आके क्या आ जाता है? 4s आ जाता है। बात समझे? तो दूसरा पॉइंट इसका यही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है? गलत है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आगे देखते हैं।
वो गलत करके देखिए, कहता है। अब इसके बाद हम रूल लिखते हैं, दूसरा रूल। दूसरा रूल हमारा कहता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, है ना। देखिए, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, चाहे मतलब प्रोवाइडेड, चाहे उसकी कक्षा संख्या सेल की संख्या, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो, अर्थात किसी परमाणु के तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब चौथी कक्षा में, फोर्थ ऑर्बिट, जब चौथी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित हो। कुछ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ये नहीं कि एक कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्लियर। जैसे देखिए, यही एग्जांपल मैं अब देने जा रहा हूं। जैसे एग्जांपल में अभी मैंने कैल्शियम का वहां पे दिया था, आपको कैल्शियम का कितना दिया था, 20। यहां पर 2 देंगे और 8 देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 8 दिए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 10। तो तीसरी कक्षा में यहां पर 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा और चौथी में कितना, 2। मान लिया जाए ये कैल्शियम था, हम कहते हैं लोहा, Fe कितना हो गया, 26। तो इसमें 2 देंगे, 8 देंगे, 2 8 कितना हुआ, 10। 16 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां पर 16 में तो इसमें 8 रहेगा और इसमें कितना रहेगा, 8, सॉरी 16 है ना। ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो अगर कहिएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसेल के आधार पे करके और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 2 उधर बचेगा और हमको लगता है तीसरा में हो जाएगा 8 और 10 कितना, 18। तो 18 से तो सीधे 28 पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा, 28। तो 2 उसको छोड़ दीजिए, 2 किसके लिए रख दीजिए, चौथा सेल के लिए, 4s2। अब बाकी किस में जाएगा, थर्ड सेल में। तो थर्ड सेल में जाएगा कितना, तो 3s2 3p6। अब बाकी जो बच गया 8 और कितना बचा था, 8 2 16 हुआ, 8 2 10 1 16। तो 2 हटाइए ना, जो बच गया मतलब 8 2 10 हो गया कितना, 16। 16 में 2 ही लिख दिए, तो बाकी यहां पर क्या बचेगा, 14। ये Fe का है। अरे भाई, इसको जब सबसेल के आधार पे करोगे, देखो सबसेल के आधार पे करोगे, 1s2 2s2 2p कितना, 6 3s2 3p कितना, 6। ये हो जाता है 4s2 और 3d कितना, 8। 3d कितना होता है, 8। आप जोड़ो, आप तुम इससे भी तुम ध्यान दो, ये सबसेल के आधार पर मैं करके आपको दिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि अभी मैं सिखाया नहीं हूं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और थर्ड का गिनो, थर्ड कहां कहां है, यहां और यहां, ये दोनों मिला के नहीं गिनेगा। तो 6 2 8 और 8 नहीं होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, यहां पर हो जाएगा कितना, 26 है ना, ये 6 ही होगा। ये कितना होगा, 6। ये ज्यादा थोड़ा सा यहां लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन गिनिए भाई, इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, ये 6 ही ना होगा। ये कितना होगा, 6। तो गिनो, 6 6 6 2 8 6 कितना, 14 2। बात समझे। तो सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ज्यादा स्पष्ट कब हो जाएगा,
जब हम सब सेल के आधार पर पढ़ाएंगे। यहाँ की बता रहा है, फर्स्ट सेल के सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के एस में कितना 2, सेकेंड के पी में कितना 6, थर्ड के एस में, थर्ड के पी में, ये 4s मतलब 4 सेल का आ गया। आइए थर्ड सेल का, तब पूछेगा थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, तब 6 2 8 6 कितना 14। तो सब सेल के आधार पर पूछेगा, पहले सब सेल के आधार पर कर लेंगे, उसके बाद अपने पता चल जाएगा। जैसे इसी का करना था तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 और 3p कितना, देख लो 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 और 6 18 और 4s कितना 2। देख लो इलेक्ट्रॉन, यहां देखो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में कितना। समझ में आया? यही बात बोला कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। अर्थात उसकी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं। जैसे मान लो कॉपर का करें, इसका कर लिए कॉपर, कॉपर कितना होता है 29, ये सीधे हो जाएगा कितना 2 8 18 1, देखो 8 2 10 28 29। मतलब सिंपल सी बात है, तीसरी कक्षा में है ना 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता जब चौथी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित। सिंपल सी बात। उसी प्रकार से तीसरा नियम कहता है, लिख लो यहां थोड़ा सा, पहले इसको लिखो, वो तो ऐसे करके दिखाए हैं आपको, तो करने की जरूरत है तो नहीं लिखे थे इसको, लिखे जल्दी तो लिखो एग्जाम्पल और नीचे करें, जब सही है लिखिए। बोरबरी का 3 गो नियम है। पहला नियम बोला कि परमाणु के किसी भी कक्षा में या किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2n², जहां n उसकी क्या है कक्षा की संख्या। दूसरा बोला कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। अर्थात किसी परमाणु के तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब चौथी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्लियर? और करें इसको, देख लिया ना एग्जाम्पल। उसी प्रकार से देखिए कहता है अगला नियम, तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है क्या कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा, ठीक पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं, चाहे उसकी कक्षा संख्या, प्रोवाइडेड उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। अर्थात किसी परमाणु के, अर्थात किसी परमाणु के चौथी कक्षा में, चौथी कक्षा में, अर्थात किसी परमाणु के चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं, तभी रह सकते हैं जब पांचवी और छठी कक्षा में, जब पांचवी और छठी कक्षा में
कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, 3 गो इसका यही नियम। देखिए पहला नियम मैंने क्या दिया कि परमाणु के किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या क्या होगी, 2n²। पहला बात। दूसरा बात बताया, ध्यान में रखना कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना। और बाह्यतम कक्षा से ठीक पहले वाले भी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। बस इसी चीज को ध्यान में आपको रखना है, तो किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते। क्लियर? इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत जैसे बहुत ज्यादा परमाणु संख्या वाला अगर एलिमेंट लीजिएगा, जैसे मान लिया जाए हाफनियम ले लिए 72, 70, है ना, पारा 80, पारा का 80 होता है ना, वो सब का कीजिएगा तो अपने आ जाएगा। पारा का अगर करोगे तो क्या आएगा मालूम है? जैसे Hg करोगे, Hg कितना होता है 80, 80 करोगे तो क्या 2 8, उसके बाद क्या होगा 18, फिर क्या होगा 32। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन गिनो, 8 2 कितना हुआ 10, 10 और 18 28, 28 32 कितना हुआ 60 हुआ। अभी 20 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, फिर 20 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो नहीं 50 वाला डायरेक्ट नहीं, क्या बोले, आयतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, और उसके ठीक पहले वाला में भी 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो 20 में हो रहा है, तो 20 हो रहा है, तो आप इसको इधर 2 लिख लीजिए और बच जाएगा इधर कितना 18, ये 18 हो जाएगा, यही होगा। गिन लीजिए, आयतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके ठीक पहले वाले में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप नहीं है तो इसको एसपीडीएफ के आधार पे करके देखिए, अपने पता चल जाएगा। एसपीडीएफ के आधार पे करके देखें ना, उसके पहले वाला 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम अगर सबसेल के आधार पे करोगे, ये आएगा 1s2 2s2 2p कितना 6, 3s2 3p कितना 6, उसके बाद 4s2 3d कितना 10, 3d10 के बाद क्या आता है 4p6, 4p6, उसके बाद 4p6 5s2, उसके बाद 4d, 4d कितना 10। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 अभी तो 48 से पड़े, अभी और खींचना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देख रहा है, इलेक्ट्रॉन कैमी कक्षा तक गया है, 2 2 4 2 6, छठी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन गया है, तो छठा तक आएगा ना सब चीज। 4p6 5s2 4d कितना 10, उसके बाद क्या आ जाएगा मालूम है, हाँ 5p6, उसके बाद 3, हाँ 5p6, और उसके बाद 5p तो लिखवे क्या जी, है ना, 6s कितना 2, और 6s के बाद क्या आ जाएगा, हाँ 4f आ रहा है, 4f कितना 14, उसके बाद कितना 5d आएगा, तो हाँ ठीक है 5d, तो 5d कितना हो गया 10, और उसके बाद फिर आएगा पूरा गया, अब गिनिएगा तब ना, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 6 36 2 38 10 48, 48 2 50 6 56, 56 और 56 4 60, हो तो गया, हो गया ना, अरे हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तुम गिन के देख लो, देखो देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट सेल इतना है 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में गिनो, कुल इलेक्ट्रॉन गिनो थर्ड सेल में 6 2 8 10 कितना 18 है, ये दोनों का गिनोगे नहीं, और उसके बाद किसका 4 का पूरा गिनो, यहां यहां और यहां, ये तीनों का गिनो,
हाँ तो एफ में भी है, तो इसीलिए ना गिनने के लिए कह रहे हैं। तो 4 का गिनो कहाँ कहाँ, ये 6 2 8, 8 10 18, 18 14 कितना 32 गिनन 4 वाला। और 5 का गिनो कितना 2, 6 2 8 और 10 कितना 18 और 6 का 2। नहीं समझा? तो बोले ना सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोले, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते जब पांचवी और छठी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। देख रहा है पांचवा है ना, पांचवा कक्षा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हो जाता है और छठी फिर आ जाता है, उसके बाद 4F आता है और 5D आता है। कम कम मैं क्या बोले, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। मान लें 78 रहेगा तो ये 2 रहेगा, लेकिन ये कितना होगा 16। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रहेगा, बात पे कह रहे हैं मैक्सिमम। अब बोले ना कि ये सब सेल के आधार पे कर लीजिए, सेल के आधार पर अपने आप हो जाएगा कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, गिन लीजिए। अभी वही चीज ने बताया कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से ठीक, बाह्यतम कक्षा यहां पर कौन सी कक्षा है, छठी कक्षा। अरे छठा सेल तक इलेक्ट्रॉन गया देखो है, तो उसके ठीक पहले वाला में है ना 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। अभी नहीं कहना कि ओ सर इसकी तो कैपेसिटी बहुत है दे दीजिए 20 के बाद, नहीं होगा। बाह्यतम में 8 से अधिक नहीं रह सकता है, ये बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक नहीं, और उसके ठीक पहले वाला में 18 से। चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्व करेगा जब पांचवी और छठी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोर बड़ी स्कीम के कितने नियम, 3 नियम। पहला नियम क्या कि किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 2n², जहां n उसकी कक्षा संख्या है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मैक्सिमम 2, दूसरी में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पांचवा में 50, छठा में 72 एंड सो ऑन। और दूसरा बात बोला कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। अर्थात तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जब चौथी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक उसी प्रकार से किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से ठीक पहले वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है ना, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो, है ना। मतलब चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जब पांचवी और छठी में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित। क्लियर? चलिए सबसेल के आधार पर कराएंगे तो सेल के आधार पर अपने आप आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब 2 चीज आपको सीखना है। सबसे पहला है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहिए या एंथ सेल भी उसको कह सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए बहुत बार पूछता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन।
कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोर। देखिए पहले दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए। कोर इलेक्ट्रॉन है ना, कोर इलेक्ट्रॉन, CORE, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो भाई कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? कोर मतलब क्या होता है? अंदर का भाग। तो सिंपल सी बात है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। देखिए किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन का, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। दोनों का डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल दे रहे हैं। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सब को आप अच्छे तरीका से समझिएगा। ठीक है ना। क्या बोले कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? जैसे देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं। अभी कुछ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया था। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको पूछेगा सपोज दैट मैग्नीशियम कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 2, 8 और कितना आया था? 2 है ना। तो देखो ये कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल। ये सेकेंड सेल। ये क्या? थर्ड सेल। यही हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। इसको देखो हम इस तरीका से आपको बना के भी दिखाते। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड में कितना है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यही इसी को हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। कौन सा सेल? आउटर मोस्ट सेल, या है ना वैलेंस सेल। ये भी इसको वैलेंस सेल है ना, बाह्यतम कक्षा बोलते हैं। बाह्यतम कक्षा, या इसी को हम लोग संयोजी कक्षा भी बोलते हैं। इसका और नाम क्या है? वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा। कौन सा कक्षा? संयोजी कक्षा। और इसका दूसरा नाम क्या है? एनथ सेल। ये भी बोला जाता है एनथ सेल। एनथ सेल मतलब एनमी कक्षा। एनथ सेल मतलब एनमी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा। एनथ सेल, अरे एनमी कैसे बोलता है? नाइन्थ, एनथ सेल, एनमी कक्षा। क्लियर? अब इसमें कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर कभी कभी पूछ देगा, मान ले कि मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो कितना? 2। लेकिन नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन सी बोलेगा तो कितना? 10। 18 लिख दिए हैं, सॉरी, बोले हैं 10 ही। कितना? 10। तो किसी भी परमाणु का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अरे उससे मतलब नहीं है, एगो एनथ सेल माना गया है।
सबसे आउटर को। ऐसे कोई सीरीज लेते तो सबसे लास्ट को क्या बोलते हैं, एनमा टर्म, इसीलिए nth सेल माना गया उसको। पहले वाला को n-1 सेल बोलते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, जैसे अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसका किए थे, अच्छा कॉपर ले लो, कॉपर कितना हो गया 29, इसका करेगा तो कितना हो जाएगा 2 8 18 1, यही होगा ना, 2 8 18 कितना हुआ कॉपर का। तो ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये सब कहलाएगा क्या पूरी। इसको अगर बनाइएगा सोच के देखिए, इसमें चौथा सेल वैलेंस सेल है, तो ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, और ये मेरा क्या हो गया फोर्थ सेल। ऑटोमेटिक आकार बढ़ते जाएगा। इसमें मात्र कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कै गो 8 गो, 3 4 5 6 7 8, गिन के देना। इसमें कै गो है 18 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इसमें मात्र कै गो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर कोई पूछेगा आपको कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, तो कितना 1, और नंबर ऑफ सी कोर इलेक्ट्रॉन तो कितना, जोड़ लीजिए 28 हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के परमाणु में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया। तो हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन समझ गए ना, क्योंकि जब तक संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं समझेंगे तो आगे चल के फिर वैलेंसी नहीं समझ पाएंगे, संयोजकता, ये भी बात ध्यान रखना। आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में आपको काम देगा कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, ऐसे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहेंगे, ये कौन आपको बोल दिया, ये बात नहीं है। अब क्लोरीन में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वैलेंसी 7 होता है। देखिए वैलेंसी का डेफिनेशन आगे हम केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊंगा, हर बार आइए नहीं, हर चीज में आपको पढ़ाऊंगा। वैलेंसी कहता है क्या, कोई भी तत्व अपने है ना नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, कोई भी तत्व के परमाणु है ना अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए, अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का या तो गेन करता है, मतलब ग्रहण करता है, या त्याग करता है, या साझा करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। बात समझे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी निर्धारित होगा। अब भाई कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका निकटतम इनर्ट गैस अगर कहिएगा तो कौन है, हा? इसका निकटतम इनर्ट गैस जो होगा है ना, निकटतम इनर्ट गैस मतलब इनर्ट गैस मतलब पढ़े होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यही सब है। तो ये स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा या साझा करेगा, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसलिए ये चीजों को अभी मत कीजिए, ठीक है।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लिखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का महत्व प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व मतलब सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व। संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या क्या महत्व, तो लिखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित महत्व, 4-5 को पॉइंट लिखाऊंगा मैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित महत्व है और सभी पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित महत्व है है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित महत्व। पहला, पहला देखिए हम लोग जब एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का जब डिफिनेशन पढ़े थे तो परमाणु के बारे में क्या पढ़े थे बताइए, पढ़ाए थे ना एटम का डिफिनेशन। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में वो नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस के परमाणु को छोड़कर, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो हमारी ऐसी थिंकिंग थी कि एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। और अंदर से हम लोग अंदर की बात करें और इसके अंदर जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन में परमाणु भाग नहीं लेते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स भाग। परमाणु में 3 फंडामेंटल कणस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो भी सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इनकी ऊर्जा जो होती, एनर्जी जो होती है, अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे आप यहां पर सोचिए थोड़ा सा, ये क्या माने, परमाणु जैसे ये एटम है, ये पूरा एक परिवार है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, धीरे धीरे दूर है। मैं ये भी पढ़ाया था कि जो सेल न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतना क्या होगी? हाई होगी। ये वैलेंस सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। रिएक्शन में कौन भाग लेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा है। लड़ाई में कौन भाग लेता है ना? परिवार में मान ले 5 गो मेंबर है, तो लड़ाई में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा? जिसकी एनर्जी क्या है? ताकतवर है। बस में तो पहला इसका पॉइंट मैं यही लिखूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, एनर्जी अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं। पहला इसका पॉइंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती, अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती। क्लियर? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्यों ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक। पहला। चलिए दूसरा बात हम लोग इसमें लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करता है?
दूसरा पॉइंट कहता है क्या कि किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। उस तत्व की संयोजकता किसी भी परमाणु के परमाणु मतलब एटम, किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग बोलते हैं, किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा, है ना, उस तत्व के परमाणु की संयोजकता, तत्व के परमाणु की संयोजकता मतलब वैलेंसी, तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित, तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है। किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा उस तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में दिया भी है इसमें कि सोडियम, है ना, सोडियम की संयोजकता 1 है और कैल्शियम की 2 होती है। क्यों? क्योंकि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, कैल्शियम में कितना होता है? 2। आप ये नहीं कहिएगा कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही हो जाएगा संयोजकता, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में सोडियम की बात करेगा, सोडियम 11 लिया तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 8 कितना? 1। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा, ये इस पे Na+ चार्ज होगा और इसकी जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 8 और कितना? 2 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 8। नियॉन जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर इसकी वैलेंसी कहेगा Va, वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो कितना होगा? 1। लेकिन यही चीज मैं कैल्शियम आधी क्लोरीन के बात करता हूँ। क्लोरीन 17 हुआ, क्लोरीन 17 होता है 2 8 कितना? 7। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। अभी नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन ही लॉस नहीं करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? लेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये Cl पर निगेटिव चार्ज आएगा, हो जाएगा 2 8 और क्या? 8। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है? यहाँ पर वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कहेगा कितना? 1। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? दिया, देखो माइनस निकला, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त किया? नियॉन जैसे। नियॉन 10 होता है, 2 8। ये कैसा? आर्गन 2 8 8। 1 इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस ई लिखे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया। अब कहेगा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता है, तब तो इसकी संयोजकता 7 होना चाहिए। क्या 7 होगा? कितना होगा? हर एक कंडीशन। अब PCl5 का कंडीशन कहेगा तो उसमें क्लोरीन की संयोजकता 1 ही होगा, P का 5 होगा, जितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है। वो सब चीज आगे हम लोग बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये जरूर लेकिन है कि किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा ही उस तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है। तीसरा पॉइंट इसका कहता है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति उसके परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट कहता है किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति उस तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व के रासायनिक प्रकृति उस तत्व के परमाणु में उपस्थित, तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन
तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। देखो, अगर किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति है ना, केमिकल नेचर, उस तत्व के है ना परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे सुनो, जितना भी हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटिन, जो भी है, सबके बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 7 नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो, फ्लोरीन हम लोग कितना पढ़ते हैं? 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। क्लोरीन कितना? 17, 2 8 कितना? 7। देखना ध्यान से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन 35 होता है, ये हो जाएगा 2 8 18 7। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन 53 होता है, जानता है? 2 8 18 है ना, और 53 है ना, तो कितना? इसको थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है, थोड़ा सा आगे आ जाता है तो कितना हो गया? 10, कितना? 28। आगे अगर 32 करेंगे, अगर 32 करेंगे, मैं एक बात कहता हूं, तो मुझे तो लगता है 32 तो होगा नहीं आयोडीन का। अच्छा, एक तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होगा ही, तो बचेगा कितना? जो 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 कितना आएगा? 10 28 28 और 32 कितना? 60 हो जाएगा। 53 हो रहा है ना, तब तो गड़बड़ है। 28 2 8 28 हो गया ना, तो बच रहा है कितना? अगर 28 और 7 कितना हो जाएगा? 28 7 बोलो यार, 35 है? तो 35, तो 53 में और कितना घट रहा है? 35 में 53 को घटाओ, 15 18, ये 18 हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा? 18 7। देखो ये हो जाएगा ऐसे, है ना, 2 8 18 और कितना? जोड़ के देखो, 18 7 हो गया 25, 25 और 25, ये हो गया 10, 35, 35, हाँ 53 आ गया। देखो ध्यान से, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना? 7। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तभी एक केमिकल नेचर का है, ये हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है ना। अरे हाइड्रोजन वर्ग का सदस्य पढ़ा है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम है। उसी प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अल्कली मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कली मेटल। ये हाइड्रोजन वर्ग का एलिमेंट कहलाता है। तो क्या लिखे? किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर, उस तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। सोचता है तो निर्भर करेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक कर रहा है, एक होगा। क्लोरीन का भी ना बताए थे, किसमें क्या वो बनाता है कंपाउंड, उसके अकॉर्डिंग होता है। सबको रट्टा थोड़ा मार सकते। बहुत सारे एलिमेंट के परमाणु परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है ना, परिवर्तित मतलब अलग अलग, उसके लिए आप नहीं है। चलिए और भी एग्जाम्पल दे सकता है। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल की हमको कमी है, जैसे हम लोग लिखे लिथियम, सोडियम, लिथियम कितना होता है? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम कितना? 3, इसका कितना होता है बताओ? 2 और कितना? 1। सोडियम का, सोडियम 11 कितना होता है? 2 8 और कितना? 1। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम 19 कितना होता है? 2 8 18 और 1 है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम कितना होता है? 37। इसको कीजिएगा 2 8 18, 2 8 18, और ये तो 1 लास्ट में होगा ही, बाकी जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 8 2 10 28, 28 8 36 8 1। ये सबका देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका एक है, तभी एक नेचर का है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये अल्कली मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्कली मेटल, क्षार धातु। कौन धातु? क्षार धातु। हम लोग ये सब पढ़ेंगे, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि तुम समझ जाओ। क्षार धातु अल्कली मेटल कहलाता है। अच्छा वो 8 होगा, मिस्टेक हो गया बाबू।
यहां पर 8 होगा, 2881। क्लियर? जिसका भी उस तरीका से रहेगा, इस चीजों को समझना पड़ेगा। तीसरा प्रॉपर्टी लिख लिया ना, किसी भी तत्व के रासायनिक प्रकृति केमिकल नेचर उस तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो उसका केमिकल नेचर भी लगभग क्या होगा? समान। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होती है। वर्ग संख्या के बराबर भी कह सकते हैं या कह सकते हैं वर्ग संख्या को निर्धारित करती है। वर्ग संख्या को, ग्रुप नंबर को क्या करती है? निर्धारित करती है। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा आवर्त सारणी में उस तत्व के वर्ग संख्या का निर्धारण होता है। देखिए, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में है ना, उस तत्व की, उस आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या निर्धारित होती है। उस तत्व की वर्ग संख्या, ग्रुप नंबर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आ जाएगा तो बहुत चीज सीख जाएंगे। तत्व की वर्ग संख्या निर्धारित होती है। हालांकि पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर निकालना हम सिखाएंगे, ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं सिखाएंगे। जैसे देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा ही, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना होता है? 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है 1s2 2s2 2p कितना? 6। हालांकि ये 1s2 ये सब तो बताए नहीं है, चलो नहीं बताए तो यही समझो 2 8 और कितना 3। ये तीसरा ए वर्ग का है। इसका ग्रुप नंबर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? बोलो बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। इसका ग्रुप नंबर आगे पढ़ाएंगे, ग्रुप नंबर कैसे निकला। ये ग्रुप नंबर 3rd ए का है। एल्युमिनियम किसका है? 3rd ए का। ए और बी सब ग्रुप में बांटा है ना, वो भी सिखाएंगे। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही ग्रुप नंबर निर्धारित होता है। जैसे हम क्लोरीन की बात की थी, क्लोरीन कितना? 17। ये कितना था? 2 8 और कितना? 7। इसका ग्रुप नंबर कहिएगा, इसका ग्रुप नंबर ये होता है 7a का ग्रुप नंबर कितना होता है? 7a। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही है, समझे? तो अभी ये मत सोचिए कि ग्रुप नंबर कैसे निकला, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालना सिखाएंगे, लेकिन वो निर्धारण किससे होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही सब इसका इंपॉर्टेंस है। और 5वां कहता है क्या कि किसी भी तत्व के परमाणु के संयोजी सेल की संख्या, किसी भी, ये तो बड़ा अच्छा चीज है, किसी भी तत्व के परमाणु के संयोजी कक्षा की संख्या, संयोजी कक्षा समझा? बाह्यतम कक्षा, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा की संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु के संयोजी कक्षा की संख्या है ना, संख्या उस तत्व का आवर्त सारणी में, उस तत्व का आवर्त सारणी में आवर्त संख्या को निर्धारित करती है। सीधे समझो ये आवर्तीय संख्या के बराबर होती है। आवर्त संख्या मतलब पीरियड नंबर, पीरियड नंबर आवर्त संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। ये बहुत आसान है। देखो, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, जितना सेल तक इलेक्ट्रॉन गया
मतलब जो सेल वैलेंस सेल होगा उसका पीरियड नंबर वही होगा, उसका पीरियड नंबर वही होगा। जैसे कैल्शियम कितना 20, क्या कितने 2 8 8 और कितना 2। इलेक्ट्रॉन कैमा सेल तक गया, चौथा सेल। यहां पर वैलेंस सेल कौन है, चौथा सेल। यहां पर पीरियड नंबर क्या होगा बताओ, सीधे इसका पीरियड नंबर हो जाएगा कितना 4। ए नहीं होता है, आवर्त संख्या में ए भी नहीं होता है, ग्रुप में ए भी लगता है, क्योंकि ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। वो वर्ग ए और वर्ग बी, पीरियड को नहीं, पीरियड तो 7 वही है। इसका पीरियड नंबर आवर्त संख्या कितना 4। मान लिया जाए हम लोग अभी सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना हो गया 14, ये कितना था 2 8 कितना 4, 2 8 4 ना। इसमें वैलेंस सेल कौन सा है, थर्ड सेल, तीसरी कक्षा है ना। इसका पीरियड कितना होगा 3, यहाँ पीरियड नंबर कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस सेल कितना है, संयोजी कक्षा की संख्या कितना 3, इसमें संयोजी कक्षा की संख्या क्या था 4। चौथी कक्षा में बाह्यतम कक्षा है, इसमें तीसरी कक्षा ही बाह्यतम कक्षा है। जो वैलेंस सेल होगा वही उसका पीरियड होगा। पीरियड नंबर निकालना बहुत आसान है किसी भी एलिमेंट का, वो हालांकि फिर से आगे मैं बताऊंगा। ये हमारा संयोजी सेल का महत्व, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व था। ये हाँ क्लोरीन का, इसका अगर पीरियड कहेगा 3 होगा। ग्रुप नंबर कैसे आया, हाँ पीरियड 3 होगा। हाँ इसका भी थर्ड सेल तक इलेक्ट्रॉन गया, वैलेंस सेल थर्ड सेल। हाँ मान ले कार्बन की बात कहेगा, या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना था 7, 2 और 5, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो गया 2। क्यों पीरियड नंबर 2 हो गया, क्योंकि वैलेंस सेल सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल ना वैलेंस सेल है। चलिए तो आज के क्लास में मेन रूप से हम लोग पढ़े है ना विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन और संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व। चलिए आज की क्लास इतना ही रहने दीजिए।